भंते जी, आप यहाँ अपने संस्थान के माध्यम से काफ़ी बच्चों में जागरूकता लेके आ रहे हैं। बच्चे आखिर जो स्कूल की आज की पढ़ाई है, जो सरकार के द्वारा पढ़ाई जाती है, और आप जो पढ़ा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जो हमने सुना है कि काफ़ी वैज्ञानिक बातें आप सिखाते हैं, तो कैसे डिफरेंट है? एजुकेशन, सही मायने में एजुकेशन के मायने हैं कि हम जो सीखते हैं विद्यालयों के अंदर पुस्तकों के माध्यम से, कोचिंग सेंटर में सुनकर, पढ़ कर के, तो उसका जो परम उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि वो ज्ञान क्या हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में कहीं काम आता है। हमारे द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान वो तभी मायने रखता है जब उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजते हैं। आपने कक्षा 10 पास की या बीए की और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वह सर्टिफिकेट आपकी समझदारी का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आपके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान यदि आपके ही जीवन में कहीं निर्णय लेने में काम नहीं आता है, तब आपके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान नहीं है, वो आपका वहम है, ठीक किया जाना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य या अस्तित्व इस बात में छिपा हुआ है कि वह समस्याओं का समाधान करता है। वह समस्या आपके परिवार में हो सकती है, आपके परिवार से बाहर मोहल्ले या समाज में हो सकती है, आपके द्वारा लिए गए निर्णय राजनीतिक क्षेत्र के हो सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र के हो सकते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र के भी हो सकते हैं। उन निर्णयों में सबसे बड़ी युक्ति आपका ज्ञान है। अब आते हैं विद्यालयों में जो सिखाया जाता है, समझाया जाता है। एक टीचर बच्चों के सामने खड़ा होकर के जो चैप्टर में दिया है सीमित उसी को दोहरा देता है। वो उस चैप्टर का जो व्यवहारिक पक्ष है उस पे ज़्यादा बोल नहीं पाता है। उसके लिए उस टीचर का अपना नज़रिया भी होता है और शिक्षा की व्यवस्था भी जिम्मेदार होती है। 40 मिनट के अंदर उसे एक चैप्टर समाप्त करना है अथवा चैप्टर का कुछ हिस्सा समाप्त करना है, जिसके चलते वो नहीं कह पाता। आप लोगों ने भी देखा है और मैंने भी देखा है, ये अनुभव हम सबका साझा है कि पढ़ने लिखने के बाद भी घर में जब एक बच्चे का जन्म होता है ना जी, तो हम उसका नाम तक नहीं रख पाते, और जब अपने ही बारे में कोई गंभीर निर्णय लेना पड़ जाए तब हम होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सलाह मांगते हैं लोगों से। तो हमारी एजुकेशन कहीं काम नहीं आ रही। 20 वर्ष अध्ययन करने के बाद, मैं पढ़ा लिखा हूं ये दावा करने के बाद भी आदमी भाग्य भरोसे जीता है। जब एक पढ़ा लिखा आदमी भाग्य भरोसे जीने लगता है तो उसके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान के कोई मायने नहीं रहते। यदि किसी से पूछा जाए कि एक अनपढ़ आदमी में और पढ़े लिखे में अंतर क्या है, तो साधारणतः बच्चे यही जवाब देंगे अथवा बड़े भी यही जवाब देंगे कि जी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, व्हाट्सएप ठीक से चला लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, और अनपढ़ ये लोग नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। वर्तमान में आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो बिल्कुल इलिटरेट है, अखबार भी नहीं पढ़ना आता, लेकिन कपड़े पहनने में, बाल बनाने में, व्हाट्सएप चलाने में बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देते हैं। वो बात दूसरी है कि तकनीकी ढंग से नहीं चलाना आता उनको। भंते जी, यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि जो सरकारों द्वारा शिक्षा अभी जो दी जा रही है जी, क्या आपका मानना है कि वो अभी व्यवहारिक रूप में नहीं है, या वो सिर्फ इसलिए दी गई है कि वो थोड़ा सा जानकार बन जाएं और व्यवहार के अंदर उनका अंतर जो दिखाई देता है वो बिल्कुल डिफरेंट है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जो प्रश्न पूछा मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो पढ़े लिखे आदमी और अनपढ़ के बीच में जो मूलभूत अंतर है, आधारभूत अंतर है, वो ये है कि जब कोई अशिक्षित आदमी कोई भी काम करता है और उसे ये पूछा जाए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो ये कह सकता है कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में नहीं पता। ये काम मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये काम मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन
एक पढ़ा लिखा आदमी भी यही उत्तर दे कि मैं ये काम करता तो हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, तब ये बहुत बड़ी विडंबना है। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका जो क्यूरिकुलम है, उसका जो उद्देश्य है वो ज़मीन पे कहीं नहीं दिखाई देता। एजुकेशन अगर इंसान को मशीन बनाती है तो एक लंबे समय के बाद वो तनावग्रस्त हो जाता है। आपने सुना है, पढ़ा है, और मेरा भी यही अनुभव है कि इंजीनियर था जी लेकिन सुसाइड कर लिया, बहुत बड़ा ऑफिसर था जी लेकिन सुसाइड कर लिया। क्या था ये मशीन थी जिसकी संवेदनाएं कहीं और ही दब गई और मशीन चलती गई आखिर मशीन को खराब होना ही था। वो ह्यूमन बीइंग नहीं रहा, वो जो काम कर रहा है उसमें उसकी संवेदनाएं नहीं रही, भावनाएं नहीं रही, वो कहीं और उसके हाथ पांव मशीन की तरह कहीं और। वो कॉग्स बन गया, कॉग्स माने कलपुर्जा मशीन का। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपके प्रश्न की मैं पुष्टि करता हूं कि शिक्षा जो है उसमें मूल्यों के प्रति जागरूकता नहीं है। विद्यार्थियों को विद्यालयों में यह सिखाए जाने की जरूरत है कि राज्य और नागरिक के बीच में सही मायने में क्या रिश्तेदारी है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, नहीं पता है। 12वीं पास विद्यार्थी भी इसका ठीक से उत्तर नहीं दे पाता है, यहाँ तक कि बीए पास भी नहीं दे पाता है, ऐसा मैंने पाया है। अधिकतर बच्चे नहीं दे पाते। नागरिक और राज्य के बीच में क्या रिश्ता है ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते। और अगर किसी से पूछ लिया जाए कि आपके कोर वैल्यूज क्या हैं, आप किन नैतिक मूल्यों को धारण किए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से तो आपके व्यक्तित्व का एक पूरा फ्रेम बनता है, उन्हीं मूल्यों से आपकी पहचान होती है। वही मूल्य आपके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और वही मूल्य आपके संगठन का आधार होते हैं। पढ़ा लिखा इंसान भी ठीक से नहीं कह पाता, और विशेष करके जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एजुकेशन होती है ना, वहाँ से पढ़कर जो बच्चे निकलते हैं वो जवाब नहीं दे पाते इन बातों का। हो सकता है आपके बच्चे जानते हो सकता है किसी अच्छे विद्यालय के बच्चे कुछ एक बच्चे जानते हों, लेकिन अधिकतर तो यही पाया जाता है भारत की जनसंख्या का एक मोटा हिस्सा जिन विद्यालयों में पढ़ता है उनके द्वारा तो इसका उत्तर नहीं दिया जाता है जी। तो बंते जी, जो सरकार के द्वारा शिक्षा दी जाती है और जो आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं उसमें बेसिक जो अंतर है, हाँ, वो जानने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक अंतर ये है कि उनको मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के साथ 5 मिनट, या कभी कभी बच्चे कहते हैं जी आज पढ़ने का मूड नहीं है जी, देखते हैं बच्चे ऊँग रहे हैं या बड़े मस्ती करने के मूड में है, उस समय उनको कहीं से भी किसी भी माध्यम से, कहानी के माध्यम से या ओपन चर्चा के माध्यम से उन्हें ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, उसकी जरूरत जीवन में कहाँ है। जब हम निर्णय लेते हैं तो तथ्यों के आधार पे लिए जाते हैं, और तथ्यों की परख अधिकतम तभी कर पाती है हमारी आंख जब ये साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाली हो। जब निर्णय निर्माण होता है तो इमोशंस यानी भावनाओं का कोई काम नहीं होता। अगर भावनाएं साथ लग जाती है तथ्यों के तो निर्णय लाभदायक नहीं होगा, निर्णय वैज्ञानिक नहीं होगा। इसलिए भावनाओं को हटाकर साइंटिफिक टेम्परामेंट से तथ्यों को देखकर उनका जब कंक्लूजन करेंगे तब निर्णय सफल होगा, ये सिखाना। दूसरा, करुणा, मैत्री, अहिंसा, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है ये बार बार दोहराया जाना। वैल्यूज जब हम किसी जनरेशन को सिखाते हैं तो उसको ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन कहीं बोल दिया, एक दिन कहीं पढ़ा दिया और नई पीढ़ी ने सीख लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उन मूल्यों को बार बार दोहराना पड़ता है, उनका आलाप बार बार करना पड़ता है, और उन मूल्यों को अपनाकर चलने वाले लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, उत्साहित किया जाता है, तब जाके वो मूल्य लोगों द्वारा अंगीकार किए जाते हैं और समाज में स्थापित होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर खेल कूद में या मोबाइल चलाने में लगे रहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा वो करें अगर उस हद तक जिस हद तक वो सक्षम हो?
अमूमन जब घरों में जाता हूँ तो पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि जी हमारे जो बच्चे हैं वो फ़ोन में उलझे रहते हैं, फ़ोन बड़ा यूज़ करते हैं, फ़ोन के लिए बड़े लालायित रहते हैं। मीठा देखकर जैसे मुंह में पानी आता है, उसी प्रकार फ़ोन देख के भी उनके हाथों में खुजली होने लगती है, टच करने का मन करता है। तो ऐसे में बच्चों को अन्य गतिविधि जो है देनी पड़ेगी, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। विशेष करके शहरों के अंदर तंग गलियां, छोटे छोटे घर, स्पेस है नहीं, ग्राउंड कहीं है नहीं, तो बच्चे खेले कहाँ? पेड़ पे चढ़कर बेर तोड़ना, ग्राउंड में बॉल खेलना, बरसात में खुले में नहाना, वो चीज़ें तो रही नहीं हैं। अब घुमा फिरा के फ़ोन ही बचा है। ठीक है, अब फ़ोन के साथ दो प्रकार की बीमारी है। नंबर एक, आंखों का कमज़ोर होना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, ये चीज़ें तो नॉर्मल है जो दिखाई देती है। एक चीज़ और है जो हमें दिखाई नहीं देती है, वो गौर से देखने से पता चलती है। बच्चा फ़ोन के माध्यम से सारी चीज़ों को फटाफट सब देख लेता है वो, और देखकर वो उसे ये लगता है भी सारा कुछ मैंने सीख लिया है। अब वो बोर होने लगता है, बोरिंग महसूस करता है। जिस उम्र में इतना उत्साह होना चाहिए, उस उम्र में वो बोर फील करने लगे हैं, और ये चिंता की बात है। फ़ोन ज़्यादा यूज करने से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब उसका तरीका क्या है, इससे हम बचाएं कैसे बच्चों को? नंबर एक, बच्चों को आप पार्क में लेकर जाइए। नंबर दो, बच्चों को आप कला सिखाइए। और ड्राइंग करनी हो, कुश्ती करनी हो, खो खो खेलनी हो, फुटबॉल खेलनी हो, या गीत संगीत हो, क्योंकि जब वो उसमें लग जाएंगे तो कभी बोर नहीं होंगे। आपने देखा होगा जब हम कला में लगे होते हैं कभी बोर नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमें धक्के से किसी काम में लगा दिया जाए तो हम बोरिंग महसूस करने लगते हैं। तो बच्चों को केयर करनी पड़ेगी, और विशेष करके अगर आप उन आबादियों की बात करो जहाँ गलियाँ तंग हैं, तो वहाँ माँ बाप को सिखाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कम शिक्षित माँ बाप के बच्चों को डायरेक्ट हम नहीं सिखा सकते। बच्चों में भी ज़्यादातर देखने को रहा है अभी तक के जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां जिन्हें हम कहते हैं जी, वो शिक्षा के प्रति जागरूक है, मगर जो लड़के हैं वो केवल मोबाइल और गेम खेलने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है और इसको सुधारा कैसे जाए? बेसिक जो अंतर है वो इसका बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो भी इसमें सपोर्ट करता है कि जो लड़के होते हैं वो स्वभाव से ही अग्रेसिव होते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, और वो घर से बाहर जाते हैं तो उनके उस स्वभाव में और इजाफा होता है। दूसरी तरफ लड़कियों को हम बचपन में एहसास कराते हैं कि आप लड़कियां हो, आपको ऐसे रहना है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। ये चाहिए शब्द हम लड़कियों के संदर्भ में ज़्यादा यूज करते हैं। लड़कियां घर रहती हैं तो फिर घूम फिर के ध्यान उनका फिर एक ही चीज़ बचती है, पढ़ाई करना, और वो फिर पढ़ाई के साथ सहज होने लगती हैं। हाँ, आपने जो पूछा, मेरे भी सर्वे में यही आया है कि लड़कियां अध्ययन करने में, पढ़ने में अच्छा रिजल्ट ला रही हैं। लड़कों को पढ़ाने के लिए उनको बार बार ये सिखाना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, इस मामले में लड़कों को ज़्यादा आज़ादी देते हैं, लड़कियों को कम आज़ादी देते हैं। और जो लड़कों को हम ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं घरों में, तो वो लड़के ये मान लेते हैं कि ऐसा रहना, मोबाइल चलाना, बाहर जाके आवारागर्दी करना, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो लड़का गलतफहमी का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए हमें लड़कों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़की जब घर से ट्यूशन जाती है और वो आते वक्त लेट हो गई तो हम उससे 4 सवाल पूछ लेते हैं, और लड़का अगर 2 घंटे भी लेट हो जाए तो थोड़ा सा पूछ कर छोड़ देते हैं। अगर वो 1 घंटा लेट है तो पूछते नहीं है, पूछा जाना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि 8 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद बच्चों का एटीट्यूड डेवलप होता है, माने जीवन के प्रति, संसार के प्रति उसकी समझ विकसित होती है, ऐसे कह सकते हैं हम सामान्य शब्दों में। उस समय बच्चों पे निगरानी की ज़रूरत होती है। उस समय आपको ये पता होना चाहिए, जागरूक माँ बाप को, कि आपका बच्चा कैसी पुस्तकें पढ़ता है, कैसे गाने सुनता है, किस प्रकार के गेम खेलता है, वो किस प्रकार के बच्चों में रहता है, और वो किन किन बातों का कैसे कैसे जवाब दे रहा है। ये गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि 20 वर्ष के बाद तो आदमी समझने लगता है बच्चा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है,
जैसे हम सिखाते हैं कि बेटे ऐसा नहीं कहना होता है ना, लोकमानस में कैसे उत्तर देना है हम सिखाते हैं उसे। तो इन चीज़ों पे निगरानी करके आप एक मोटा सा पता कर सकते हो कि हमारा बच्चा जो किस दिशा में जा रहा है, और माँ बाप को पता भी नहीं होता और उनके बिल्कुल आंखों के आगे एक व्यक्तित्व निर्माण हो रहा होता है। तो उस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है इसमें ज्यादातर जो पुरुष जिसे हम कहते हैं जी। जो घर में कमाई करके लेके आता है वो सुबह से लेके शाम तक तो रहता है बाहर। जी माता ज्यादातर घर में रहती है और उसका आचरण व्यवहार भी अपने बच्चों के प्रति जो होता है, लगाव प्यार जो होता है वो सबको पता है। जी तो क्या ये बाधाएं नहीं है कि इस चीज को ध्यान ना दे करके बच्चों के ऊपर जो असर आ रहा है वो इस तरफ से आ रहा है कि ध्यान ना दिया जा रहा हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपने माँ बाप को क्या, जो माँ बाप ध्यान नहीं देते बच्चों पर, उनको और आप क्या कहना चाहेंगे? जो माँ बाप ध्यान नहीं देते उनके लिए एक बात है, माँ बाप दिन रात इसीलिए भागते हैं कि हम बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। एक बात, हम अपने बच्चों के लिए बहुत मोटी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर जाएं। दो बात, तो माँ बाप को पहली बात पे ही कायम रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे सकें। और बेहतर का मतलब ये नहीं है कि पूरी विलासिता इकट्ठी कर लो, नहीं, उनको इतना ही करो कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एक बात, उनको अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग मिल जाए। दो बात, और नंबर 3, खाने को अच्छा भोजन मिल जाए जो उनके शरीर में रोग न होने दें। बस इतना ही, इससे ज़्यादा आप कमाने के लिए न भागें। अब आप सोचोगे जी क्यों धन कमाना बुरी बात है? नहीं, आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो आगे जाकर धन कमाएं। एक बात पूरी हुई। उसी के साथ लगती हुई दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चों को धन कमाने के योग्य बनाने के साथ साथ ये भी सिखाएं कि धन फिजूल खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जब आपके बच्चों में बात फिर वहीं घूम कर आ जाती है नैतिक मूल्यों की। जब उनमें नैतिक मूल्य होंगे, करुणा, मैत्री, अहिंसा जैसे मूल्य उनके व्यक्तित्व में होंगे तो वो लोग फिर फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, समाज की सेवा भी करेंगे, देश की सेवा भी करेंगे। इन मूल्यों के साथ बड़े होने वाले बच्चे इस देश और समाज के बेहतर नागरिक होंगे, और बेहतर नागरिक देश और समाज की सच्ची संपत्ति होती है। आपने इतनी आसानी से सब कुछ समझाया, बच्चों को समझाया, माता पिता को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का मंगल भवतु।